हेलो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में दिख रही है आपको हमारी मारुति ब्रेजा। आज हम इसमें डोर डैंपिंग करेंगे। मैंने एक ऑनलाइन शीट ऑर्डर की है जिससे मैं इसकी डैंपिंग करूंगा। डैंपिंग करने से बाहर की नॉइस कम हो जाती है, अंदर कम सुनाई देती है, ऐसा मैंने सुना है। असल में क्या होता है नहीं कुछ फर्क पड़ता, वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। साथ में इंस्टॉलेशन कैसे करनी चाहिए प्रॉपर वो आपको दिखाऊंगा। कई बार इंस्टॉलेशन करते समय जल्दीबाजी में लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उस गड़बड़ की वजह से बाहर की नॉइस तो नहीं आती, अंदर और अपनी गाड़ी नॉइस पैदा करने लग जाती है। वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, अगर आप बाहर भी कराओ तो आप ध्यान रखोगे। और साथ में इसके स्टॉक स्पीकर्स चेंज करके स्टेज 3 JBL के स्पीकर लगाने वाला हूं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है आज की ही वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि डैंपिंग करने के बाद म्यूजिक सिस्टम का रिस्पॉन्स और अच्छा हो जाता है। तो क्यों ना इसको लगे हाथ अपग्रेड ही कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, बिना स्किप के वो वीडियो को देखना। इंस्टॉलेशन आपको नहीं भी करनी है, मैं करना दिखा रहा हूं, लेकिन क्या ध्यान रखना है वो बता रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डैंपिंग के लिए सबसे पहले मैं ये डोर पैड उतारूंगा, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये डोर पैड उतारने और लगाने में लोग गलतियां करते हैं। अक्सर मैंने देखा है मार्केट में जो आप काम कराते हो उसमें गड़बड़ होती है। उसके बाद आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तरह तरह की आवाज़ें ना आए उसके लिए क्या करना है। देखो, ये डोर पैड उतारने के लिए 2 स्क्रू तो लगे होते हैं। एक स्क्रू आपका हैंडल के नीचे होगा और एक स्क्रू दूसरे वाले हैंडल के नीचे होता है। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद जब हम बटन हटाते हैं, इस बटन को हम लॉक टूल से हटाते हैं। अगर ट्रिम टूल यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही खींच रहे हो, तो होता यह है कि अंदर के बटन टूट जाते हैं, या फिर अंदर जो स्लॉट बनी होती है हमारे पैड में वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा आप रीइंस्टॉल करने जाते हो, प्रॉपर रीइंस्टॉल नहीं होता और आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो आवाज़ें मेरी गाड़ी में भी आने लगी थी। याद होगा, मैंने करोल बाग में काम कराया था ट्रिम का। उसके बाद से आज मैं इसको सॉल्व भी करूंगा, आखिर क्यों आती थी आवाज़ें वो भी दिखाऊंगा। देखो, अंदर कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को रिमूव करना है। कनेक्टर भी टूटना नहीं चाहिए, कई बार खींचने की वजह से कनेक्टर टूट जाता है, फिर बाद में पावर विंडो सही से काम नहीं करते। पैड इंसुलेशन के लिए लगे होते हैं, लेकिन लोग इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते और निकाल भी देते हैं। देखो, ऊपर का एरिया इन लोगों ने निकाल दिया था जब मैंने ये ट्रिम का काम कराया था। साथ में बहुत सारे पेच भी गायब हैं यहाँ से, इसकी वजह से आवाज़ आती थी। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले डैम्पिंग करेंगे। डैम्पिंग करने के लिए देखो, अंदर की शीट पे डैम्पिंग करूंगा मैं। जो बाहर से हमको शीट दिख रही होती है, यहाँ से अगर देखेंगे तो अंदर होगा। इसके ऊपर एक जो पॉलीथीन लगी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर लगा हुआ जो ग्लू होता है, ये रीयूजेबल होता है। इसको आसानी से विदाउट डस्ट, यानी बिना हाथ में मिट्टी लगे हुए साफ हाथों से इसको निकाल के वापस वहीं चिपकाना पड़ता है तरीके से। अगर आप ऐसे ही खींच लोगे तो एक तो ये पन्नी खराब हो जाएगी, ये पॉलीथीन का अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, या फिर वो ग्लू खराब हो जाएगा। इस ग्लू को दोबारा आपको यूज़ करना है, दोबारा इसको लगाने के लिए। अगर ये सही से नहीं लगा तो गाड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, डोर से पानी आएगा, आप गाड़ी धोगे और अंदर आपकी मैट गीली रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बड़ा रोल प्ले करती हैं। फिर आप ढूंढते रह जाते हो आखिर फॉल्ट क्या था। फॉल्ट ये था कि जब आप गाड़ी नहीं ले गए थे तो तुरंत आपने गाड़ी खुलवाई और मार्केट में सस्ता काम जाके करवा लिया। अब देखो, जब मुझे यहाँ पे डैम्पिंग करनी है तो मैं पहले पीछे का सरफेस पूरा साफ करूँगा। इसको मैं डिग्रीसर लगा के साफ कर रहा हूँ और इसको पूरा स्क्रब करके निकालूंगा बिफोर डैम्पिंग। ये जो आपका सरफेस है जिस पे आपको शीट चिपकानी है, ये पहले प्रिपेयर होनी चाहिए। इसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। जब आप बाहर कराते हो तो वो लोग इतना टाइम नहीं देते, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप उनको बोलो जी एक्स्ट्रा पैसे इंस्टॉलेशन के लो, लेकिन टाइम दे के प्रॉपर काम करो। ये सीट की जहाँ पर जब चिपकेगी और ये प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, आपकी लगाई हुई डैम्पिंग कुछ दिन चलेगी, जैसे ही हीट पड़ेगी वो डैम्पिंग पिघल के नीचे आने लग जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर एक तो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, नीचे ग्लू का लेयर होता है जिसमें काफ़ी वेट भी होता है, और उसी वेट की वजह से आपको डोर की आवाज़ बदलती हुई नज़र आती है। बाहर की आवाज़ कम आती है। आप बाहर से टैप भी करते हो तो उसकी शीट ऐसी आवाज़ देती है जैसे कि बहुत मोटी कोई शीट लगी हो। दरअसल हमारा ये जो डैम्पिंग का काम होता है मेन, उस पतली शीट को मोटा बनाने का होता है। पूरी शीट एक बार में नहीं लग सकती, क्योंकि हमको इसको कटिंग करके लगानी पड़ेगी। अंदर का एरिया हम मेजरमेंट लेंगे कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, क्योंकि पीछे से डोर का जो पैनल है उसमें सपोर्ट भी है, साथ में मोटर भी लगी हुई है। आपको उस हिसाब से मेजरमेंट करके हर गाड़ी का अलग अलग निकलता है, और उसके हिसाब से आपका भी एक आइडिया होता है कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं इतना लगा सकता हूँ, और आप कितने एक्यूरेट हो लगाने में, उस हिसाब से आपको ये कटिंग करनी होती है। शीट का साइज़ अलग अलग आता है, कुछ थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, कुछ थोड़ी सी पतली होती हैं, और इसकी क्वालिटी भी बहुत सारी मार्केट में मिलती है। आपको 500 रुपये की भी मिल जाएगी और 4000 रुपये की भी मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि इसके ग्लू की क्वालिटी कैसी है और एल्युमिनियम का वेट कितना है। जहाँ भी ये चिपकानी होती है पहले वो एरिया अच्छे से हम साफ़ करके और ड्राई कर लेते हैं,
और फिर अंदर ले जाके पहले उसको मैच करते हैं और मैच करने के बाद पीछे का कवर उतारते हैं ताकि अलाइनमेंट सीधा आए। ये बहुत ही स्टिकी होता है, अगर इसको पहले ही आपने उतार दिया तो कहीं ना कहीं जाके ये पहले ही चिपक जाएगा, फिर इसका अलाइनमेंट आउट हो जाएगा। और जब इसको हम लगा लेते हैं तो अच्छे से प्रेस करना होता है। अगर ये सही से प्रेस नहीं हुआ, बीच में कहीं एयर ट्रैप हुई तो भी प्रॉब्लम आती है, ये सीट उतरने लगती है। और फिर उसके बाद से वो इफेक्ट भी नहीं रहता अगर इसके बीच में एयर ट्रैप है तो। इसके लिए रोलर का यूज़ करते हैं कि रबर रोलर होता है जिससे हम इसको दबा देते हैं। इसका काम है पूरी तरह से इक्वल उसको दबा देना। प्रेस हो जाता है जब इससे तो ये बराबर वहीं पे चिपक जाता है। और एल्यूमिनियम की ये फॉइल ऐसी फोल्डेड होती है कि आप जब दबाओगे तो वो दबती चली जाएगी। जहाँ कहीं मोल्ड्स हैं वहाँ पे आपको कट लगाना ज़रूरी होता है। कट नहीं लगाया तो बीच में एयर ट्रैप होगी। इसी तरह से अलग अलग पैनल के अलग अलग साइज के पीस आपको कट करने हैं और वहाँ पे लगाते चले जाना है। लगाने में ध्यान यही देना है कि सरफेस क्लीन हो, प्रॉपर ये अच्छे से चिपक जाए। और एक नेगेटिव पॉइंट जो है इसका वो भी आपको याद रखना है कि देखो आप एक इसमें वेट डाल रहे हो, लगभग एक शीट का वेट 1 किलो के आसपास तो है ही। अब इसको जब आप इसमें लगा देते हो तो वो डोर का वेट तो बढ़ा ही है, जिसमें जो इसके लॉक लगे हैं, हिंज लगे हैं, वो इसके पहले की कैपेसिटी के हिसाब से लगे हैं। तो इसमें कुछ चेंज आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है लॉक पहले खराब हो जाएं, हो सकता है कि हिंज में वेट आने से दरवाजा लटक जाए। अगर ऐसा कुछ होता है गाड़ी में तो आने वाली वीडियोस में आपको जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन इन्हीं चीजों से बचने के लिए मैं अभी सिर्फ अंदर वाले पैनल को डैम्प कर रहा हूं। जो ये शीट लगाऊंगा सिर्फ अंदर वाले पैनल में लगाऊंगा, बाहर वाले पैनल में अभी नहीं लगा रहा हूं। उसके दो रीजन है। एक पहला रीजन कि इतना ज्यादा वेट मैं नहीं चाहता कि इतना ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, जो पॉलिश शीट लगी होती है इसके ऊपर, वो कंपनी ने डिजाइन करके लगाई होती है और उसकी डिजाइन की ही वजह से गाड़ी के अंदर पानी नहीं आता। और उसकी जगह हटा के हम अपनी ये डैम्पिंग लगा देंगे। एक तो उसको चिपकने की जगह कम है, दूसरा उसकी वजह से फिर पानी भी अंदर आ सकता है। और मैंने कई केसेस में ऐसा देखा कि साहब डोर डैम्पिंग लगी हुई थी, गाड़ी के अंदर पानी आने लगा। तो मैंने इसलिए इसी पॉलीशीट को दोबारा से लगाया है। ये ग्लू रीयूजेबल था, साफ करके अच्छे से मैंने इसको चिपकाया। और यहाँ से जब देख रहे हो वायर आ रहा है, इस वायर से ही पानी अंदर जाता है अगर इसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा और सही से नहीं लगी होगी तो। इस गाड़ी में मैं स्पीकर भी अपग्रेड करने वाला हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा, लगा के आवाज़ भी सुनाऊंगा और रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा इसका कैसा रहता है। मैंने सेम इसी तरीके से बाकी के जो डोर थे वहाँ पे भी शीट लगा दी है। एक शीट पूरी एक डोर में आ जाती है। टोटल जो हमने मंगाई थी ये 5 शीट थी, लगभग 3,900 रुपये की ये मुझे अमेजन से मिली थी। सारे डोर में मैंने इसको लगा दिया। 4 डोर होते हैं आपके और एक जो शीट बच जाती है वो आपको पीछे लगानी होती है डिग्गी में। डिग्गी का जो एरिया होता है उसमें कटिंग ज़्यादा आती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो शीट को बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में लगाना पड़ता है। और कई जगह लॉक आते हैं तो वो सिंपल प्रेस करते हैं तो वहाँ पे अपनी जगह बना लेते हैं। अब ये डोर पैड फिट करेंगे हम। ये डोर पैड मैंने करोल बाग में खुलवाए थे, आपको याद होगा। देखो एक तरफ इसमें स्क्रू नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी स्क्रू नहीं दिख रहा है, जबकि कंपनी से लगा हुआ आता है। अब ये ना होने की वजह से इसकी झंझनाहट सी पैदा होती थी, अंदर आवाज़ आती थी। और कई सारे यहाँ पे स्क्रू हैं वो भी गायब हैं। सेम इस तरह पीछे वाले डोर में भी देखो आप, स्क्रू गायब है। और स्क्रू यहाँ पे जो लगता है इसके नीचे एक नट भी लगा हुआ होता है, वो नट गायब है। दरअसल होता क्या है, ये लोग जल्दीबाजी में काम करते हैं क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा काम करना होता है। इस वजह से कई स्क्रू इनसे मिस हो जाते हैं और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। अब मुझे इसको दोबारा से बनाना पड़ा। आपको मालूम है ओरिजिनल स्क्रू या फिर ओरिजिनल नट ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं ढूंढ के लेके आया हूँ और फिर भी जुगाड़ करके इसमें लगा रहा हूँ। जो लॉक पत्ती होती है उसको मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ स्क्रू की जगह पे। और वहाँ पे ओरिजिनल स्क्रू ढूंढ के लाया सेम उसी साइज़ के, ताकि इसकी ओरिजिनलिटी ना खराब हो। मुझे ओरिजिनलिटी से बड़ा प्यार है और दोबारा कभी ये स्क्रू लूज ना हो जाए, इसके लिए मैं थ्रेड लॉकर का यूज़ कर रहा हूँ। ये एक तरह का बॉन्ड होता है जो स्क्रू में चिपक जाता है और उसके बाद उसको लूज नहीं होने देता। लेकिन हाँ, अगर आप इसको खोलना चाहो ज़्यादा एफर्ट लगा के तो ये खुल भी जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए इसको जाम कर देगा, लेकिन हाँ वाइब्रेशन की वजह से ये खुलेगा नहीं। नीचे जो लॉक पत्ती लगती है उसको मुझे काटना पड़ता है सेम साइज मेजर करके, और उसको मैं काट के तब पीछे फंसाता हूं ताकि ये जाके वहां पीछे लॉक हो जाए। और अगर मैं ये ना लगाऊं, वैसे ही प्लास्टिक में टाइट कर दूं तो हो जाएगा। अक्सर यही होता है, बाहर जो लोग काम करते हैं जिनके पास कम टाइम होता है वो ऐसे ही प्लास्टिक में टाइट कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा लूज हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। इसको परमानेंट बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है लेकिन सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें बिगड़ती तभी हैं जब आप आफ्टर मार्केट सस्ती चीज़ें लगवाने जाते हो। आप देखते हो यार पैसे तो बहुत बच गए, इन लोग तो बहुत सस्ते में लगा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, कंपनी ने तो इतने में दिया था, बाहर मुझे इतने में लग जा रहा है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो जो आपको कोई भी नहीं बताता। सब ये बोलते हैं साहब कपलर टू कपलर कर देंगे, ओरिजिनल कर देंगे। सारा ओरिजिनल ऐसा ही होता है, ये फैक्ट है। मैंने हर जगह जाके देखा है। अगर करोल बाग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, और कश्मीरी गेट नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना। मैं हर जगह घूमता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ।
सिर्फ दिल्ली और करोल बाग में ही ऐसा काम नहीं है, हर जगह यही हाल है, क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा काम करना है, पैसे कम मिल रहे हैं, कस्टमर को सिर्फ बाहर से देखना है, अंदर से किसी को नहीं देखना है। इसीलिए मैं DIY को प्रमोट करता हूँ। आपकी गाड़ी में जैसा काम आप कर सकते हो ऐसा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और मैं हर चीज़ का ट्यूटोरियल भी देता हूँ आपको, ताकि आप ये वाली चीज़ें देख सको, कर सको, और कम से कम नाक भी कर सको तो सामने करवा तो सको। रियर डोर पैड मैंने फिट कर दिए, लेकिन फ्रंट के अभी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर अपग्रेड करूंगा। ये आप देख रहे हो कनेक्टर मैंने शोल्डर किए हुए हैं। जब आप बाहर काम कराते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक पिन लगा देते हैं, या फिर वायर काट के सिर्फ तार को जोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो ओरिजिनल कनेक्टर जो गाड़ी में लगा होता है यहीं से कट लगा के और ले लेते हैं कनेक्शन। इससे वारंटी वॉइड होती है। वारंटी वॉइड ना हो ऐसा ही हमको काम करना है। ये ओरिजिनल स्पीकर थे जो मैंने इसमें से निकाले थे, और ये भी अच्छे थे। साथ में अब मुझे ये रिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि नए जो स्पीकर हैं उनका साइज़ थोड़ा सा अलग आता है। और साथ में क्लिप लगाऊंगा, क्लिप से इसको माउंट करूंगा रिंग को, और रिंग के ऊपर माउंट करूंगा स्पीकर्स को। स्पीकर प्रॉपर शोल्डर करके लगाए हैं, ये क्लिप करके लगा रहा हूँ। कहीं वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए, आवाज़ बिगड़नी नहीं चाहिए, या फिर बार बार लूज कनेक्शन की वजह से स्पीकर बंद नहीं होना चाहिए। ये रिंग अलग से लिया था मैंने, करीब 100 रुपये का एक रिंग मिला था, और ये बिना रिंग के भी काम चल सकता था, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी नहीं आती, आवाज़ में भी वो मज़ा नहीं आता। कनेक्टर आप देखो, जब ओरिजिनल लगेगा तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होंगी। ये फीमेल कनेक्टर लगा दिया और मेल, ये ओरिजिनल कनेक्ट हो गया। JBL के स्टेज 3 ये स्पीकर्स हैं, 4600 रुपये के मुझे भी मिले थे ऑनलाइन। बाकी आप देख लेना, प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने स्पीकर इसके ख़राब थे। पुराने स्पीकर्स की भी आवाज़ ठीक ठाक थी इसकी। एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ आपको कैसी है। रियल परफॉर्मेंस तो बाद में ही पता चलेगा जब सारे स्पीकर फिट हो जाएंगे। बस इतना ही सुना सकते हैं, इसके आगे कॉपीराइट आ जाएगा। अभी जब मैं पूरा फिट करूंगा तो आपको बताऊंगा, परफॉर्मेंस यूज़ करके दिखाऊंगा असल में कितना इसका परफॉर्मेंस है, क्या वर्थ है लेना या नहीं है, डैम्पिंग का क्या इफेक्ट आता है वो भी आपको बताऊंगा लगभग 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद। अभी देखो 1 हफ्ता हो गया इसको लगाए हुए। डैम्पिंग हमने इनर साइड में की है, आउटर नहीं की है। अपना वो सीलेंट भी बचा के रखा है। साथ में इसका म्यूजिक सिस्टम जो हमने अपडेट किया स्पीकर के साथ, क्या परफॉर्मेंस है वो आपको बता देता हूँ दोनों में। देखो ये जो डैम्पिंग होती है, इससे मेन जो चीज़ें कम होती हैं वो होती हैं बाहर की नॉइस और रोड नॉइस। रोड नॉइस में फ़र्क आया है, कम हो गई है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। पहले आपको याद होगा हमने रोजर ऐप के सस्पेंशन में वो बुश लगाए थे, बफर। उन बफर की वजह से लगभग 50% रोड नॉइस चली गई थी। अभी लगभग 20 से 30% और चली गई है। गाड़ी साइलेंट हो गई है, बाहर से जो आवाज़ आती है कम आती है, लगभग ना के बराबर आती है। इससे पहले ब्रेजा में अच्छी खासी आवाज़ आपको सुनाई देती थी। इंजन की आवाज़ तो वैसे साइलेंट है, इतनी ज़्यादा आती नहीं है। चलते समय जब गाड़ी जो थोड़े RPM बढ़ाती है उस आवाज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और रही बात स्पीकर्स की, जो ये JBL के स्टेज 3 स्पीकर्स हमने लगाए थे, इनका भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि बहुत गजब हो गया हो, बिल्कुल मज़ा आ गया हो। थोड़ा सा इसमें इक्वलाइज़र की सेटिंग हमको चेंज करनी पड़ रही है। जो प्रीसेट सेटिंग आती थी, जो हमारे स्पीकर ब्रेजा के साथ लगे थे वो बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन हमने इसको अपग्रेड किया ताकि थोड़ा और म्यूज़िक अच्छा मिले। क्या फ़र्क मिला है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो ये आ गया, हम इसको मैं म्यूज़िक प्ले कर देते हैं। पहले मैं बैलेंस दिखा दूँ कहाँ सेट किया है। ये मैंने थोड़ा सा आगे किया हुआ है। ये हमारे ओरिजिनल ब्रेजा के स्पीकर्स हैं। ये JBL के नए स्पीकर है। मैंने इसको थोड़ा सेंटर में लिया। कुल मिला के ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ गजब भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ म्यूजिक में क्लियरिटी आ गई है। आप इतना समझो कि जो वॉइस है वो थोड़ी सी क्लियर हो गई है। मुझे लगता है जैसा मुझे लगा मैंने आपको दिखा दिया, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखाई। और जो भी ये प्रोडक्ट यूज़ किए थे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो वहाँ जाके ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई भी सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।